दिनांक 6 अगस्त वर्ष 2020 नवीं कक्षा मैथ्स 2 का सेकेंड चैप्टर हम लोग कर रहे थे। और सेकेंड चैप्टर में पिछली वीडियो में हमने 2.1 किया, इस बार 2.2 करेंगे। लेकिन उसके पहले जो 2.2 को समझने के लिए जो बेसिक जानकारी है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है और इसे प्रूफ भी किया जा सकता है। प्रूफ हम लोग बाद में देखेंगे, पहले आप ये फार्मूला सीख लो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। जैसे कि ये त्रिभुज ए बी सी है अगर, तो यहाँ कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों कोणों को यदि प्लस किया जाए यानी जोड़ा जाए तो हमेशा 180 आएगा। दूसरा, एक समांतर रेखाओं की कसौटियाँ समझ लीजिए। आपको ये समझना है कि यदि अंतःकोण की जोड़ी संपूरक हो तो रेखाएं समांतर होंगी। संपूरक यानी 180 अंश। अंतःकोण मैंने आपको बताया था कि जो दो कोण यदि सी जैसा आकार बना रहे हो, जैसे कि यहाँ पर देखिए बी पी क्यू और पी क्यू डी, सी जैसा आकार बन रहा है दो कोण के मिलने पे, तो ये अंतःकोण हो गया। तो अंतःकोणों की जोड़ी यदि संपूरक हो यानी उनका योगफल 180 अंश हो तो ये जो रेखाएं होती हैं ये समांतर होती हैं। इसी प्रकार यदि एकांतर कोणों की जोड़ी समान हो तो भी रेखाएं समांतर होंगी। एकांतर कोण यहाँ क्या है, ए पी सी और पी क्यू डी। देखिए ये एक एकांतर कोण की जोड़ी है। तो ऐसे एकांतर कोण की जोड़ी का माप यदि बराबर हो तो भी रेखाएं समांतर होंगी। तीसरा नियम, संगत कोणों की जोड़ी यदि समान हो, सर्वांगसम हो, तो भी रेखाएं समांतर होती हैं। संगत कोण किसे कहते हैं? जो दो कोण जो एफ जैसा आकार बनाए, जैसे कि कोण बी पी क्यू देख लीजिए और कोण डी क्यू वाई देख लीजिए। ये दोनों कोण मिलके एफ जैसा आकार बना रहे हैं, तो इसलिए ये संगत कोण कहलाएंगे। तो संगत कोण के माप यदि समान हो यानी बराबर हो तो भी रेखाएं समांतर होती हैं। तो तीसरा नियम है। तो इन्हीं को, ये पहला जो नियम है अंतःकोण वाला, इसे अंतःकोण की कसौटी कहते हैं। दूसरा वाला जो नियम है इसे एकांतर कोण की कसौटी कहते हैं। और जो तीसरा नियम मैंने बताया इसे संगत कोण की कसौटी कहते हैं। वही कसौटी यहाँ पर सिद्ध की गई है। तो इसके प्रूफ की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, पहले इस पर आधारित हम सवाल समझ लेंगे। और ये नोट कर लीजिए कि ये जो उप प्रमेय 1 है और उप प्रमेय 2 है, ये पोर्शन से कट कर दिया गया है ये वर्ष 2020 और 21 के लिए, तो इन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अपनी जानकारी के लिए इसे पढ़ सकते हैं परंतु परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। तो आ जाते हैं पहले सवाल पर। 2.2, यहाँ पर ये आकृति दी गई है, रेखा एम और रेखा एन और रेखा एल इसकी तिर्यक रेखा है। ये कोण एक्स और वाई है। कोण एक्स का माप 71 डिग्री दिया है और कोण वाई का माप 108 डिग्री दिया है। तो हमें ये बताना है कि रेखा एम और एन समांतर होगा या नहीं होगा, और कारण सहित उसका कारण भी लिखना है। तो देखो बच्चों, यहीं पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वाई का माप यहाँ 108 अंश दिया है और एक्स का माप 71 अंश दिया है। अब देखो ये दोनों एक्स और वाई, ये दोनों कोण यदि मिला दें तो एक सी जैसा आकार बन रहा है, यानी कि ये अंतःकोण है। तो हमने अभी ऊपर अंतःकोण की कसौटी में पढ़ा कि यदि कोणों की जोड़ियां संपूरक हों तो रेखाएं समांतर होती हैं। यानी कि यदि अंतःकोणों के मापों का योगफल 180 अंश होगा तो ही रेखा समांतर होगी। तो यहाँ पर देखिए ये 108 और 71 को यदि हम प्लस करें तो 179 आएगा, 180 नहीं आ रहा है, 180 नहीं आ रहा है। इसलिए यहाँ रेखा एम और रेखा एन समांतर नहीं हो सकती। अब इसे लिखेंगे कैसे, आइए देख लेते हैं कैसे लिखा जाएगा इसे। ये 2.2 का पहला सवाल देख लीजिए कि मैंने आकृति बना लिया, फिर जो जानकारी दी है वो लिख दिया। y 108 डिग्री दिया है, x 71 डिग्री दिया है और पूछा क्या है, पूछा है कि क्या रेखा m तथा n समांतर होगी, कारण भी लिखना है। तो हल, अब देखिए y तथा x अंतःकोणों के माप हैं, ये दिख रहा है क्योंकि कोण x और कोण y सी जैसा आकार बन रहा है। अब इसे प्लस करके चेक करेंगे कि कितना आता है। तो x प्लस वाई यानी कि 108 प्लस 71, तो यहाँ x प्लस वाई 179 आ गया।
इसका मतलब यहाँ अंतः कोण संपूरक नहीं है। क्यों संपूरक नहीं? क्योंकि 180 नहीं आया, तो अंतः कोण संपूरक नहीं है, इसलिए रेखा M तथा रेखा N समांतर नहीं है, अंतः कोण कसौटी। तो इस तरह से इसे लिखना है। इसको आप अपने किताब को नोटबुक में अच्छी तरह से लिख लीजिए समझ करके। ना समझ में आए तो फिर से आप मुझे पूछ सकते हैं। अब आते हैं सेकंड सवाल पर। सेकंड सवाल क्या है, देखिए आकृति इस तरह से है। रेखा L और रेखा M दी गई है। रेखा N इनकी तिर्यक रेखा है। ये कोण A है और ये कोण B है। क्या पूछा है? कोण A और कोण B सर्वांगसम दिया है, तो सिद्ध करना है कि रेखा L और रेखा M समांतर होंगे। तो देखिए कोण A और कोण B ये बाह्य एक अंतर कोण है। बाह्य एक अंतर कोण किसे बोलते हैं? एक अंतर कोण के जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वही बाह्य एक अंतर होते हैं। तो यहाँ इनके शीर्षाभिमुख कोण को हम लोग P और Q मान लेंगे। बाद में वो एक अंतर कोण को सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे। तो एक अंतर कोण यदि सर्वांगसम हो जाएंगे तो रेखा L और रेखा M समांतर हो जाएगी एक अंतर कोण कसौटी से। तो ये देखते हैं इसे कैसे हल किया गया है। ये देखिए, ये आपका दूसरा सवाल। यहाँ पर A का शीर्षाभिमुख कोण को मैंने P मान लिया है, B के शीर्षाभिमुख कोण को Q मान लिया है। सवाल में जो जानकारी दी है वो दत्त की हेडिंग में डाल दिया, जो सिद्ध करना है साध्य की हेडिंग में। अब सिद्ध कैसे करेंगे? माना कोण P तथा कोण Q आकृति अनुसार है। रेड पेन से जो मैंने ये जो कोण P और कोण Q मैंने जो लिखा है, इसे यहाँ पर माना कोण P कोण Q आकृति अनुसार है। अब देखिए P और A शीर्षाभिमुख कोण है, तो कोण P सर्वांगसम कोण A। ऐसे ही कोण Q सर्वांगसम कोण B, ये भी दोनों शीर्षाभिमुख हैं, शीर्षाभिमुख कोण। परंतु दत्त में क्या दिया है? जानकारी दी गई है कि कोण A और B सर्वांगसम है। तो ये कोण A और B ये दोनों कोण सर्वांगसम है। थर्ड पॉइंट, कारण दत्त यानी कि दिया गया है। तो जब A और B सर्वांगसम है तो P और Q भी सर्वांगसम हो जाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे 1, 2 तथा 3 से कोण P सर्वांगसम कोण Q। परंतु कोण P और Q देखिए एक अंतर कोण है, क्योंकि Z जैसा आकार बन रहा है, एक अंतर कोण है। तो एक अंतर कोण कसौटी के अनुसार हम लोग कह सकते हैं कि रेखा L समांतर रेखा M। तो ये सिद्ध हो गया दूसरा सवाल। अब आते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल में देखिए आकृति L, M और N दी गई है। ये रेखा K तिर्यक रेखा है। कोण A और B यहाँ पर मेंशन्ड है। कोण X और Y इस तरह से दिए गए हैं। अब यहाँ क्या दिया है? जानकारी दी गई है कि कोण A सर्वांगसम कोण B, कोण X सर्वांगसम कोण Y। कोण A और B सर्वांगसम है, कोण X और Y सर्वांगसम है। तो हमें यहाँ सिद्ध करना है कि कोण रेखा L समांतर रेखा N। ये रेखा L और रेखा N समांतर है, सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए पहले यहाँ समझ लेते हैं, फिर कैसे लिखना है वो देखेंगे। कोण A और B सर्वांगसम दिया है सवाल में, जबकि कोण A और कोण B ये देखिए ये F जैसा आकार बना रहे हैं, इसलिए संगत कोण है। और संगत कोण कसौटी के अनुसार यदि संगत कोण सर्वांगसम हो तो रेखाएं समांतर होती हैं, इसलिए रेखा L समांतर रेखा M। ऐसे ही कोण X और Y देखिए ये Z जैसा आकार बना रहे हैं और ये सर्वांगसम दिया गया है। तो हमने अभी चर्चा की कि यदि एक अंतर कोण सर्वांगसम हो तो रेखाएं समांतर होती हैं। तो कोण X सर्वांगसम कोण Y, इसलिए रेखा M समांतर रेखा N। तो देखिए ये रेखा M L के भी समांतर मिल रही है, रेखा M N के भी समांतर मिल रही है, इसलिए रेखा L और N भी आपस में समांतर हो जाएंगी। अब इसे कैसे लिखेंगे आइए देख लेते हैं। तीसरा सवाल, ये आकृति मैंने बना दिया। जो जानकारी दी है उसे दत्त की हेडिंग में लिखा जाता है। तो कोण A सर्वांगसम कोण B, कोण X सर्वांगसम कोण Y, रेखा L समांतर N, ये हमें सिद्ध करना है। रेखा L समांतर रेखा N सिद्ध करना, इसलिए साध्य में आ गया। अब कैसे? उत्पत्ति की हेडिंग डाल के इसे सिद्ध करेंगे। कोण A सर्वांगसम कोण B दत्त दिया गया है, इसलिए रेखा L और रेखा M ये समांतर हो जाएगा, कारण संगत कोण कसौटी, क्योंकि ये संगत कोण है। इसी प्रकार कोण X और Y भी सर्वांगसम दिया है,
तो x और y समांतर सर्वांगसम है, तो इसलिए m और n समांतर हो जाएगी। एक अंतर कोण कसौटी, x और y एक अंतर कोण है, तो इसलिए एक अंतर कोण कसौटी। अब 1 और 2 से देखिए, ये रेखा m दोनों जगह दिख रहा है। रेखा m l के भी समांतर है, यही रेखा m n के भी समांतर है। तो तीनों रेखाएं समांतर हो गई, l समांतर m समांतर n। तो जब तीनों रेखाएं समांतर हो गई, इसलिए l और n भी समांतर हो जाएगा। अतः सिद्ध हुआ, यही हमें सिद्ध करना था। तो तीसरे सवाल के बाद आइए चौथे सवाल पर। चौथा सवाल यहाँ पर देखिए क्या है, आकृति 2.21। ये वाली आकृति है, रेखा AB, रेखा DE, ये दो किरण है, किरण DE और किरण BA, ये दोनों परस्पर समांतर दिया गया है। कोण D 100 डिग्री है, कोण C 50 डिग्री है। तो यहाँ कोण ABC का माप ज्ञात करना है, कोण ABC का माप ज्ञात करना है। और यहाँ पर एक सूचना भी दी गई है, एक छोटा सा टिप दिया है कि बिंदु C से किरण BA के समांतर रेखा खींचनी है। बिंदु C से BA के समांतर रेखा खींचनी है, तभी हम इसे कर पाएंगे। तो देखिए कैसे करना है इसे। चौथा सवाल देखिए, बिंदु C से BA के समांतर मैंने रेखा FG यहाँ पर खींच दिया है। जो दी गई जानकारी है वो मैंने दत्त की हेडिंग में लिख दिया कि किरण BA समांतर किरण DE है, कोण C 50 डिग्री, कोण D 100 डिग्री। ज्ञात क्या करना है, कोण ABC का माप हमें ज्ञात करना है, कोण ABC का माप ज्ञात करना है। रचना जैसे वहाँ सूचना दी गई थी सवाल में कि बिंदु C से रेखा FG समांतर BA, किरण BA खींचा। बिंदु C से रेखा FG समांतर किरण BA खींचा, सूचना दी है। अब देखिए कैसे हम लोग इसको करेंगे। ये DE और AB पहले से ही समांतर दिया है और हमने AB के समांतर FG खींच दिया, तो इसका मतलब ये DE, AB और FG तीनों समांतर हो जाएगा। फिर ये कोण D और ये कोण DCG, ये दोनों कोण देखिए अंतः कोण बन रहे हैं। तो रेखाएं जब समांतर होती हैं तो अंतः कोण संपूरक होते हैं, यानी उनका योगफल 180 अंश होता है। तो ये 100, तो ये 80 अंश हो जाएगा कोण DCG, तो 80 अंश हो गया। और इसी प्रकार कोण BCG कितना हो जाएगा, 50 + 80 यानी 130 अंश हो जाएगा। BCG हो जाएगा 130 अंश। अब BCG और BCF ये एक अंतर कोण है, देखिए। तो ये 50 और 80 130 आ रहा है, तो कोण BCF 50 होगा, क्योंकि रेखीय कोणों का मापों का योगफल 180 अंश होना चाहिए। तो 80 और 50 130 पहले से ही हो गया इतना, 130 हो रहा है, तो 180 में 50 ही कम है, तो इसलिए FCB ये 50 डिग्री हो जाएगा। अब AB और FC यहाँ देखिए समांतर है, कोण B और कोण BCF ये अंतः कोण बन रहा है। तो जब ये FCB 50 डिग्री मिल गया, तो इसका मतलब कोण B 130 डिग्री ही आएगा, क्योंकि अंतः कोण 180 होना चाहिए, अंतः कोणों के मापों का योगफल। तो यहाँ पर कोण ABC आ जाएगा 130 अंश। तो ये कोण ABC जो हमें ज्ञात करना है, इसका माप आ जाएगा 130 अंश। तो आइए देखते हैं कैसे हल किया गया है। यहाँ DE समांतर FG है, ये DE और FG समांतर है रचना से, इसलिए ये दोनों कोण D और कोण DCG ये संपूरक हो जाएंगे, 180 हो जाएगा अंतः कोण कसौटी। परंतु ये DC का माप 100 दिया है, तो 100 लिख दिया, 100 को राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, माइनस हो गया, DCG 80 आ गया। अब ये BCF प्लस BCG 180 अंश हो जाएगा। ये BCF प्लस BCG ये मिलकर के 180 अंश हो जाएगा, क्योंकि रेखीय युगल कोण है। परंतु BCG ये दो कोणों से मिलकर के बना है। BCG देखिए, BCG जो है वो BCD प्लस DCG ये दो कोणों से मिलके बना है। तो यहाँ BCG को मैंने BCD प्लस DCG लिख दिया। BCD का माप 50 अंश है, DCG यहाँ पर 80 डिग्री है, तो DCG 80 आ गया।
80 और 50 130, राइट साइड में ले लिया माइनस हो गया, BCF 50 डिग्री आ गया। तो BCF 50 डिग्री आ गया। अब AB और FG समांतर हैं। AB और FG समांतर है रचना से, इसलिए कोण B प्लस कोण BCF, ये कोण B प्लस कोण BCF ये अंतः कोण है, इसलिए इनका योगफल 180 हो जाएगा। तो ये ABC प्लस BCF 180, BCF 50 है तो BCF का मान डाल दिया, राइट साइड में शिफ्ट किया तो कोण ABC 130 डिग्री आ गया। तो ये तो चौथा सवाल था। अब बढ़ते हैं पाँचवें सवाल की तरफ। पाँचवें सवाल में इस तरह से आकृति दी है, ये EA और BD, ये बीच में AB तिर्यक रेखा है। यहाँ AF ये कोण EAB का समद्विभाजक है, इसलिए ये कोण X और ये भी कोण X लिखा है। ऐसे ही किरण BC ये कोण ABD की समद्विभाजक है, इसलिए दोनों छोटे छोटे कोण YY हो गए। अब यहाँ पर दिया है AE समांतर BD, ये AE और ये BD ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और ये समद्विभाजक है, किरणें समद्विभाजक हैं, ये भी दी गई जानकारी है। तो हमें सिद्ध करना है कि AF समांतर BC, AF समांतर BC ये सिद्ध करना है। तो हम कैसे सिद्ध करेंगे? देखिए कैसे से सिद्ध किया जा सकता है। यहाँ AE और BD ये समांतर हैं, तो समांतर है इसलिए ये एकांतर कोण सर्वांगसम हो जाएंगे, यानी कोण EAB सर्वांगसम कोण ABD। अब EAB यानी कि 2x और ये 2y यानी 2x बराबर 2y, 2 कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर y हो जाएगा। अभी x मतलब FAB और y यानी CBA, तो FAB सर्वांगसम ABC। परंतु ये एकांतर कोण है और ये सर्वांगसम भी आ रहा है, इसलिए AF और BC समांतर हो जाएगा एकांतर कोण कसौटी से। तो देखिए इसे कैसे हल करना है, कैसे हल किया जा सकता है इसे। पांचवा सवाल देखिए, जो जानकारी दी है वो दत्त की हेडिंग में आ गया, जो सिद्ध करना है वो साध्य की हेडिंग में आ गया। ये उत्पत्ति देखिए, किरण AE और BD सर्वांगसम समांतर है, दत्त, यहाँ दत्त लिखना चाहिए, इसका कारण दत्त आएगा, आप लोग लिख लीजिएगा। अब ये किरण समांतर है तो कोण EAB और कोण DBA या ABD ये एकांतर कोण है, इसलिए AB सर्वांगसम हो जाएंगे एकांतर कोण कसौटी। EAB का माप 2x है और ABD का माप 2y है, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर y हो जाएगा। अब x को हम लोग FAB लिख सकते हैं और y को हम लोग CBA भी लिख सकते हैं, यानी ABC भी लिख सकते हैं, परंतु ये एकांतर कोण है इसलिए AF समांतर BC, AF समांतर BC हो जाएगा एकांतर कोण कसौटी। तो पांचवा सवाल हो गया। अब बढ़ते हैं आखिरी सवाल पे, 2.2 का आखिरी सवाल। इसमें ये डायग्राम दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या दिया है कि रेखा EF या AB और CD को क्रमशः P और Q पर प्रतिच्छेदित करती है। PR और QS परस्पर समांतर हैं, PR और QS समांतर हैं। कोण BPQ कोण PQC के समद्विभाजक भी हैं। ये कोण BPQ किसका समद्विभाजक है? PR, और कोण PQC का समद्विभाजक है किरण QS। तो सिद्ध कीजिए कि रेखा AB समांतर CD, रेखा AB और CD ये समांतर सिद्ध करना है। तो देखिए बच्चों, जैसे ये और ये समांतर हैं तो इसके द्वारा बनने वाले एकांतर कोण बराबर हो जाएंगे, यानी कोण RPQ और कोण PQS ये दोनों कोण सर्वांगसम हो जाएंगे, कारण एकांतर कोण कसौटी। तो जब ये दोनों कोण सर्वांगसम है तो इनका जो डबल है, इनका दोगुना भी सर्वांगसम होगा। तो इनका दोगुना यानी कि कोण QPB और इसका दोगुना कोण PQC ये भी सर्वांगसम हो जाएगा, परंतु ये एकांतर कोण है और सर्वांगसम आ रहा है, इसलिए रेखा AB और रेखा CD भी समांतर हो जाएगी एकांतर कोण कसौटी से। अब इसे कैसे हल करेंगे? छठा सवाल, जो दत्त है वो दी गई जानकारी है दत्त में लिख दिया, जो सिद्ध करना है साध्य में लिख दिया।
उत्पत्ति देखिए, किरण पी आर और किरण क्यू एस ये समांतर है दत्त। किरण आर पी क्यू, किरण पी क्यू एस ये सर्वांगसम हो जाएंगे, कारण एकांतर कोण कसौटी। 2 से दोनों पक्षों में गुणा करते हैं क्योंकि हमें इसका डबल लेकर के आना है। 2 से गुणा कर दिया तो कोण आर पी क्यू का डबल, आर पी क्यू का डबल करेंगे तो बी पी क्यू आ जाएगा, और पी क्यू एस का डबल करेंगे तो पी क्यू सी आ जाएगा, क्योंकि ये समद्विभाजक है पी आर और क्यू एस। यहाँ कारण में लिख देना है पी आर तथा किरण पी आर तथा किरण क्यू एस क्रमशः कोण बी पी क्यू तथा कोण पी क्यू सी के समद्विभाजक हैं, इसलिए पी क्यू एस का डबल पी क्यू सी आ गया और आर पी क्यू का डबल बी पी क्यू आ गया। अब ये दोनों कोण एकांतर कोण है और ये सर्वांगसम आ रहे हैं, इसलिए रेखा ए बी और रेखा सी डी ये समांतर हो जाएंगे एकांतर कोण कसौटी से। तो ये मैथ्स 2 का 2.2 भी समाप्त होता है। आप सभी अच्छी तरह से समझ के नोटबुक में हल करिए और हल करके इसे शेयर करिए।